तृतीय वर्षीय बीए के विद्यार्थी मित्रों, पेपर नंबर 5 में आपको वैसे मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 क्रमिक किताबों को रखा है। इसमें एक खंड खंडाग्नि जो कि खंड काव्य यानी नाटक है, जिसको दिविक रमेश ने लिखा। पिछले समय हमने उसका कुछ पठन किया। आज मैं आपके सामने विशेष रूप से दूसरी एक किताब है जिसका शीर्षक है गद्य गरिमा। गद्य गरिमा का अर्थ ये है कि गद्य गरिमा में साहित्य की यानी हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं आती है, जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि ऐसे अनेक विधाएं आती है। गद्य गरिमा में आपको विशेष रूप से मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 ही बातें प्रमुख रूप से सामने रखकर इस पुस्तक को बनाया है, जिसमें रेखाचित्र और संस्मरण है। रेखाचित्र का अर्थ ये हुआ कि कोई भी रचनाकार जब अपने शब्दों के माध्यम से किसी रेखा को या किसी रेखा चित्र को आपके सामने उपस्थित कर देता है, जब आप किसी रेखा चित्र को पढ़ना ही शुरू कर देते हैं और पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता है कि यह एक रेखा चित्र मेरे आंखों के सामने तैयार हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे रेखा चित्र। दूसरी बात है संस्मरण। संस्मरण यानी यादें। यादों के माध्यम से कोई भी रचनाकार उसे जीवन में आई हुई जो बातें हैं उसको अवगत होती है, उसको वो अभिव्यक्त करता है, उसको कहते हैं संस्मरण। और बहुत सारी यादें होती है। मुंबई विश्वविद्यालय ने वैसे देखा जाए तो 8 रचनाओं को आपके सामने रखा हुआ है, और वो 8 रचनाएं इस प्रकार है जिनका मैं शीर्षक भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसकी चर्चा हम करेंगे। महादेवी वर्मा भक्तिन, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रजिया, माखनलाल चतुर्वेदी का तुम्हारी स्मृति, विष्णुकांत शास्त्री यह है प्रोफेसर शशांक, विष्णु सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय जी का स्मरण का स्मृतिकार, पद्मा सचदेव का कमला, मनोहर श्याम जोशी ऋषिकेश मुखर्जी के साथ 2.5 दिन, और राजेंद्र यादव मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर। इस प्रकार की रचनाएं आपको रखी गई है। यह विद्यार्थी मित्रों, एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी होगी कि संस्मरण के साथ साथ रेखाचित्र भी आपको कुछ पाठों में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रेखाचित्र आपको सामने आएगा, कोई एक ही संस्मरण, क्योंकि जब रचनाकार उसे लिखता है, जैसे समझ लीजिएगा कि महादेवी वर्मा का भक्तिन ये पाठ आपको रखा गया है, उसमें महादेवी वर्मा को आए हुए जो अनुभव है उस भक्तिन के संदर्भ में, जो उसके यहाँ आई थी और जो उसके यहाँ रही थी, और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही है। क्या होता है रेखाचित्र, इस संदर्भ में छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। देखिएगा, वो छोटे कद वाली थी, इसका मतलब बौनी थी, और जिसे कहेंगे बहुत समय हो गया है, समय बीत चुका है और आज वो मेरे सामने उपस्थित हो गई है। यानी इसमें याद भी है और रेखा चित्र का पहला पुट है कि वो बौने, जिससे कहेंगे उसकी शारीरिक दृष्टि जो है या शरीर की यष्टि जो है वो बौनी है। और इस प्रकार की वो जिसे कहेंगे भक्तिन के संदर्भ में सारी बातें उसे बताती थी कि भक्तिन का जीवन चरित्र कैसा है, भक्तिन जिसे कहेंगे कैसे बड़ी हुई, उसे उसके जीवन में किस प्रकार के अनुभव आए और जीठानियां उसको किस प्रकार की तकलीफ देती थी। ये सारी बातें
जिसे कहेंगे कहती कहती ये आ जाती है। और भक्तिन जिसे कहेंगे महादेवी वर्मा के यहाँ रह रही है, और महादेवी वर्मा के साथ रहते समय वो जिसे कहेंगे महादेवी के वर्मा के साथ रहने के कारण उसे भी जिसे कहेंगे सीखने का मौका मिलता है और सीखती है, और जिसे कहेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैं यहाँ एक और छोटी सी बात पढ़ूंगा। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैराग्य का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर से ओठ की सिकुड़ कर और नीचे के अधर को बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात आई, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लीत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। अब देखिएगा, एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भक्तिन को महादेवी वर्मा पूछती है कि क्या तुम जिसे कहेंगे कि खाना बनाना जानती हो क्या? तो उत्तर देती है, इसमें बड़ी बात क्या है, मैं खाना बनाने जानती हूँ, दाल बनाना जानती हूँ, शाक जिसे कहेंगे सब्जी बनाना जानती हूँ, और ये रोटियां बनाना जानती हूँ, ये सारी बातें मुझे अवगत हो गई है, तो ये मैं जानती हूँ। इसका मतलब है पाक शास्त्र में निपुण है। ध्यान में रखिएगा, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, यह जिसे कहेंगे इन दोनों के मिश्रण के साथ हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने वो सारी बातें आ जाती है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके गुण कैसे है, एक हाथ उसका अवगुण होगा वो भी आता है। और इस प्रकार जिसे कहेंगे महादेवी वर्मा भक्ति की कला पाठ की बात भी हमें बताती है। फिर भोजन भी बनाती है वो अच्छी तरह से, इसकी बात महादेवी वर्मा ने यहाँ की हुई है। एक जगह महादेवी वर्मा लिखती है, इसके अतिरिक्त भक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को मन के अनुसार बना लेती है। अब देखिएगा, दूसरों के मन के अनुसार बना लेती है, इसका मतलब है जैसा सामने वाला व्यक्ति होगा वैसा, या उसके मन में चली हुई बात होगी वैसा उसको स्वीकार कर वो चलने वाली बात है, और वैसी वो रहती है। पर अपने संबंध में किसी प्रकार परिवर्तन की कल्पना तक उसके संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर शहर की हवा नहीं लग पाई थी। अब देखिएगा, भक्ति जिसे कहेंगे महादेवी वर्मा के यहाँ आई हुई है, लेकिन उसे शहर की बिल्कुल हवा नहीं लगी हुई है, क्योंकि एक देहात की यह औरत जिसे कहेंगे इस लेखिका के घर आकर रही हुई है और खाना बनाती है। क्या बनाती देखिएगा, मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गर्म कम अच्छे लगती है, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, सफेद महुओं की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। वो बताती है कि जैसे भुट्टा बनाना, बाजरे की जिसे कहेंगे रोटी बनाना, और ये सारी बातें जो है अन्य जो व्यंजन बनते हैं उनको ये लजा सकती है, इस प्रकार का उसका दावा है। और इस प्रकार जिसे कहेंगे वो आगे चलकर महादेवी वर्मा उस संदर्भ में और एक बात बताती है, भक्ति मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। देखिएगा, महादेवी वर्मा का विचार कितना बड़ा है। वो उसे कभी भी सेवक नहीं मानती, वो अपने घर का एक जिसे कहेंगे सदस्य मानकर उसके साथ व्यवहार करती है। इस प्रकार जिसे कहेंगे महादेवी वर्मा भक्तिन के संदर्भ में बातें बताती है। भक्तिन के संदर्भ में अंत में वो एक बार बहुत अच्छी तरह से बताती है। वो कहती है कि भक्तिन के संस्कार ऐसे कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी है कि लोग
मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। इसका मतलब है कभी लोग उसे चिढ़ाते थे, डराते थे, धमकाते थे, तो ये सारी बातें उसे बहुत ही बुरी लगती थी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रजिया, जिसे कि इसी प्रकार की रचना है, मैं एक बहुत अच्छी बहुत चर्चित रचना है उसकी ओर चलूंगा मैं, और वो है जिसे कहेंगे कमलेश्वर, मेरा मित्र, मेरा हमदम, मेरा दोस्त कमलेश्वर। जो रचना राजेंद्र यादव ने लिखी है। राजेंद्र यादव जिसे कहेंगे एक बहुत अच्छे लेखक, बहुचर्चित लेखक, और कमलेश्वर भी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार रह चुके, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँगा कि उनका एक उपन्यास है कितने पाकिस्तान, और ये आप कभी निश्चित रूप में मिला तो उसे पढ़िएगा। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम राजेंद्र यादव की यहाँ बात करेंगे कि कमलेश्वर कैसे थे, कमलेश्वर का स्वभाव कैसे था। कमलेश्वर के संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें यहाँ रखी है, उसे मैं यहाँ रखने का प्रयास करूंगा और फिर हम बातचीत करेंगे। कमलेश्वर साला सच बोल ही नहीं सकता। दुष्यंत बीड़ी मुंह में लगाकर कहता है। वो जब गंभीर हो ना तब भी कुछ न कुछ उछालता लगता है। उसे कुछ छुपाने के लिए ढेर सा धुआं नाक से निकलता है। जरा सी बातों में और बिना वजह झूठ बोलता है। आप पूछिए मद्रास होटल की तरफ से आ रहे हो तो जवाब देगा नहीं, सिंधिया हाउस से चला आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि वैसे कमलेश्वर जी को बीड़िया पीने का शौक था, तो उसे कभी अगर दुष्यंत कुमार गजल का अगर पूछ लेते कि आप कहाँ से आ रहे, तो वो दूसरी ही जगह का नाम बता देते, और उनके नाक में से जिसे कहेंगे उस बीड़ी का धुआं निकलता था, और इस बात को वो जिसे कहेंगे कह रहे हैं। कमलेश्वर शक्ल से बदमाश नहीं, शैतान और इंटेलिजेंट लगता है। हो सकता है दुष्यंत ने कमलेश्वर को कैदियों वाली उस पोशाक में देखकर ऐसा कहा हो। इसका मतलब है कि दुष्यंत कुमार बहुत ही सीधे साधे जिसे कहेंगे कपड़े में रहते थे, और उस प्रकार जिसे कहेंगे अपनी बातों को रखते थे। वो जो कपड़े पहनते थे उसमें कहेंगे सफेद वस्त्र जिसे कहेंगे, और लहंगा, और जिसे कुर्ता पहनते थे, और जिसके कारण कभी कभी ऐसा लगता था कि कितनी सीधी सादा रहन सहन इनका है, और इस वजह से उनको ये पूछा जाता है। लेकिन इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार जिसे कहेंगे। दुष्यंत कुमार की इतनी बात सच है कि कमलेश्वर अव्वल नंबर का झूठा है। मुंह से जब भी वो झूठ बोलता है ना तो एक अच्छी कंपनी का होता है, और कमल से बोलता है तो सफल कहानी का। मुझे जिसे कहेंगे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह कभी एक दिन कृष्णचंद्र जैसा सफल और पॉपुलर कहानीकार बन जाए। वो कमल जिसे कहेंगे कलम से जी लिखते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। इसका मतलब अपने मुख से वो कभी कभी बातें ऐसी, उनको झूठ बोलना कभी कभी अच्छा लगता था, और कभी कभी झूठ वो बोल लेते थे। इस प्रकार के जिसे कहेंगे कमलेश्वर थे। राजेंद्र यादव, मार्कंडेय जी, ये एक मोहन राकेश, ये सारी लोक मंडली थी, और कभी एक दूसरे को मिलते और बहुत बड़ी चर्चा करते थे। यहाँ मैं एक बात जिसे कहूँगा कि कभी कभी मुझे आश्चर्य हुआ करता था कि जिस व्यक्ति की निगाह से वातावरण का महीन से महीन डिटेल और नाजुक रेशा न छूटे, जो जड़ परिवेश को सजीव मूड देने की कला में ऐसा माहिर हो, उसकी आंख कथानक और व्यक्तियों की मोटी मोटी असंगतियों पर क्यों नहीं जाती। इसका मतलब है उनके संदर्भ में कुछ असंगतियां हैं, उन असंगतियों ने भी जिसको राजेंद्र यादव ने रखना चाहिए, इस प्रकार की बातें कही गई है, और इसीलिए जिसे कहेंगे जिस विशेष रूप से उनकी बातें होती रहती है। आगे राजेंद्र यादव क्या लिखते देखिएगा। मैं सचमुच दंग हो गया, दो आदमी सामने बैठे बातें करें
और मैं रुक रुक कर ऐसे हल्केपन से हर स्थिति की खबर देता जाऊं, ये मेरे लिए कतई कतई मुमकिन नहीं। इसे कहते हैं कहानी लिखना। तुम और राकेश कहानी लिखते हो, दंड पेलते हो, दंड बड़ी असंगत लगती है। ऊपरी बिखराव के साथ मानसिक एकाग्रता, भीतरी शांति होनी चाहिए। ये लेखन के संदर्भ में बात हो रही है। राजेंद्र यादव और मोहन राकेश जी को ये कहते हैं कि आप दंड पेलते हैं। दंड इसका मतलब पेलना, इसका मतलब है आपको एक आध कहानी लिखना है तो बड़े परिश्रम की बात आपको लगती है, लेकिन कमलेश्वर जी को ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती। उनको जिसे कहेंगे रात बेरात या कभी भी दिन में भी या उनको कहानी सूझ जाती है, उस कहानी को वो तुरंत लिख देते थे बहुत ही शांति के साथ, स्वभाव के साथ। आगे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, उसको मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। वो औरंगजेब के नहीं अभिमन्यु के ज्यादा निकट पड़ता है। उसके ऊपर तेजी से एक हथियार की तेजी की बात याद आती है। यह उसका स्वयं आरोपित व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति इस हथियार को लेकर लड़ रहा है वो भीतर कुछ सरल, संवेदनशील और अजद भावुक है। ऐसा भावुक जो सिंसियर होने के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि वे औरंगजेब के समान नहीं है, वो अभिमन्यु के निकट रखते। अभिमन्यु जिसे कहेंगे महाभारत में जिसे कहेंगे चारों ओर से फंस गए थे युद्ध में, युद्ध करते करते, वैसी स्थिति कभी कभी जिसे कहेंगे अपना कमलेश्वर की हो जाती थी। और कमलेश्वर लिखते लिखते जिसे कहेंगे कभी कभी आरोप प्रत्यारोप उन पर होता था। ये बात भी यहाँ बताई गई है। आगे एक बात जो जरूरी है जानना, उसकी ओर थोड़ा सा हम आएंगे कि बहरहाल दुष्यंत जी की इज्जत की खातिर मैं इतना ही जरूर मान लेता हूं कि कमलेश्वर अपना सच नहीं बोल सकता, मगर अपने युग अपनी पीढ़ी का सच वह जरूर बोल सकता है। उसके पास जबान है और उसे बात करना भी आता है, क्योंकि इसी सच पर आकर बड़े बड़े जबानदार लोग चुप हो जाते हैं। वो कभी कभी इतनी बड़ी बात जो है वो निश्चित रूप में जब बोल देते हैं और ये बात उनकी बड़ी है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि हमने गद्य गरिमा की दो रचनाओं को मैं कहूँगा संक्षिप्त रूप में, वैसे आपको एक सूचना देना बहुत जरूरी है कि आपको हर रचनाओं को ठीक ढंग से पढ़ना होगा। तो आप उस रचना को पढ़ेंगे तो आपको गौर होगा। तो जैसे गद्य गरिमा में हमने रेखा चित्र क्या है, संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण ने क्या, और ये दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं रचना में, इसे देखा। और दूसरी बात, दो रचनाओं को देखा। महादेव वर्मा की भक्ति जिसे कहेंगे उनकी सेवक बनकर कैसी रही और उनके साथ कैसी बचपन जिसे कहेंगे देहात से आई हुई एक औरत, और वो कैसे उनके यहाँ साथ रहती है और अपना जीवन गुजारती है, इसको हमने देखा। और मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर, जो राजेंद्र यादव ने एक रचनाकार के, यानी कमलेश्वर एक बहुत बड़े रचनाकार हिंदी साहित्य के उस रचनाकार की कुछ बातों को रखा कि उनका स्वभाव कैसे था, वो लेखन करते समय किस प्रकार करते थे, बोलते समय झूठ कैसे बोलते थे, लेकिन इंटेलिजेंट कैसे थे वो, कलम उनकी कैसी चलती थी, ये सारी बातें। और अंत में जिसे कहेंगे उनका रहन सहन बहुत सीधा साधा रहता था। इस प्रकार की दो बातें या दो रचनाओं को हमने देखा, और इन दो रचनाओं के साथ गद्य गरिमा की पेपर नंबर ये 5 की बात जो है मैंने आपके सामने रखी, जो आपको अवगत हुई होगी ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण लाल गोल ह्याच्यात येतो ना, तो डिलीट करत जा कुठलं नाव